गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिक्सचर होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यही हाइब्रिडाइजेशन होने की जो प्रोसेस होती है वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन की जो स्टडी जिसके अंदर की जाती है उसे हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सबसे पहले मिल्सन और कॉलोनी इन 1975 में थी तथा इन्होंने सबसे ये माना जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी में ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था इसकी डिस्कवरी करना। इसकी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1984 में नोबेल प्राइज़ में मिला था। दे यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए मेनली यूज़ किया गया। अब इसमें क्या होता है, हाइब्रिडोमा सेल्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले सेल्स के अंदर बी सेल्स होती हैं। बी सेल यानी ब्लड सेल्स, जिनके अंदर लिमिटेड लाइफ स्पान होती है, यानी इनकी लाइफ टाइम बहुत कम होता है। ये बनती रहती हैं और डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। इन बी सेल्स की ख़ास बात क्या होती है, ये शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरी जो सेल है वो है माइलोमा या एम सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, अनलिमिटेड लाइफ स्पान होती हैं, इमॉर्टल होती हैं। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, वो सेल्स जिनकी कभी भी डेथ नहीं होती। ये आगे से आगे मल्टीप्लिकेशन करती रहती हैं, 2 से 4, 6 से 8 इस टाइप से ये मल्टीप्लाई होती हैं। मेनली इनके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, कैंसर सेल्स की स्टडी करती हैं। लेकिन इनका एक नुकसान होता है कि ये सेल्स कभी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बी सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का, लेकिन माइलोमा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो इस केस में क्या करते हैं, बी सेल्स और एम सेल्स का फ्यूज़न करवा दिया जाता है। और जैसे ही हम इनका फ्यूज़न करवाते हैं हमें हाइब्रिडोमा या फिर एच सेल्स मिल जाती हैं। अब इन एच सेल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि कंबाइन द प्रॉपर साइट्स ऑफ बी एंड एम सेल्स, कि ये प्रॉपरली बी और एम सेल्स से यानी बी सेल्स और माइलोमा सेल्स से बाइंड होते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, इनमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने का कैरेक्टर इनमें कहाँ से आया, बी सेल्स से। और इमॉर्टल यानी डेथलेस है, ये इमॉर्टल होने का कैरेक्टर इनमें कहाँ से आया, माइलोमा सेल्स में। यानी इनके अंदर कुछ कैरेक्टर बी सेल्स के हो गए और कुछ कैरेक्टर इनके अंदर किसके हो गए, माइलोमा सेल्स के। अब ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है किस टाइप से होता है, इसके लिए हम 6 स्टेप की स्टडी करेंगे। फर्स्ट, इम्यूनाइजेशन एंड कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग अ सेल। दूसरा, ऑब्टेनिंग डिजायर टाइप ऑफ एम सेल्स। थर्ड, सेल फ्यूजन हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं जिसको। फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। फिफ्थ, क्लोनल सिलेक्शन। एंड सिक्स्थ, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब हम आते हैं फर्स्ट पे, इम्यूनाइजेशन एंड आइसोलेशन ऑफ बी सेल्स। यानी बी सेल हम कैसे लेंगे, हमने बात करी थी कि नहीं, यहाँ हम सबसे पहले बी सेल्स को यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिडोमा से। तो ये बी सेल्स कहाँ से आई, तो ये बी सेल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले हम एक चूहा लेते हैं और उस चूहे में हम क्या होते हैं 10 से 100 माइक्रोग्राम एंटीजन इंजेक्ट करवाते हैं थ्रू द इंजेक्शन। वो एंटीजन्स इसके अंदर 3 से 4 वीक तक ग्रो करवाते हैं। फिर उसके अंदर हम दोबारा से 10 से 100 माइक्रोग्राम एंटीजन दोबारा फिर री इंजेक्ट करवाते हैं। फिर 2 से 4 डे तक इसके अंदर स्कार्फिंग की जाती है। फिर उसके अंदर दोबारा फिर एंटीजन री इंजेक्ट करे जाते हैं। जैसे ही हम इस टाइम इसके अंदर एंटीजन ऐड करते हैं तब इसमें बी सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही अब इनके अंदर ये बी सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, हम क्या करते हैं, इस स्टेज पर चूहे को मार देते हैं और उसकी स्प्लिंग को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर उसके अंदर होमोजेनाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसको बहुत रैपिडली सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस उसके अंदर करवाई जाती है। जैसे ही हम उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं उसमें डेंसिटी ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर बी सेल्स का आइसोलेशन हो जाता है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये कौन सी सेल्स मिल गई, बी सेल्स हमें मिल गई। दूसरी अब हमें कौन सी चाहिए, माइलोमा सेल्स। तो फिर हम क्या करेंगे, हाउ टू वी प्रोड्यूस माइलोमा सेल्स। एम सेल्स शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एम सेल्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव नॉन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग, यानी वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो इमॉर्टल हैं यानी उनकी डेथ नहीं होती। दे शुड नॉट डाई, HGPRT नेगेटिव होमोजाइगस कंडीशन इनके अंदर प्रेजेंट होगी। HGPRT एक एंजाइम है जो कि इनके अंदर नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो H फॉर हाइपोजैंथीन, G फॉर ग्वानिन, P फॉर फास्फोबायरोफाइसिल,
और T for transferase enzyme should be absent. अब इसके अंदर से आइसोलेशन ऑफ HGPRT नेगेटिव फॉर M सेल्स से कैसे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास M सेल्स हैं हम उनके अंदर म्यूटाजेनेसिस करवाएंगे। म्यूटाजेनेसिस किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, वो करते हैं EMS की प्रेजेंस में। EMS क्या है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट की प्रेजेंस में जैसे ही हम इसके अंदर म्यूटाजेनेसिस की प्रोसेस करवाते हैं हमें म्यूटेड M सेल्स मिल जाती हैं। लेकिन अब एक कंट्रोवर्सी आ जाती है कि जो हमें ये म्यूटेड सेल मिली हैं ये 2 टाइप्स की मिल सकती हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगी, HGPRT नेगेटिव सेल्स हो सकती हैं या फिर HGPRT पॉजिटिव नेगेटिव M सेल्स, यानी M सेल्स 2 टाइप्स की हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर हो या फिर नेगेटिव यानी होमोजोगस और हेट्रोजाइगस टाइप की कंडीशंस हमें मिल सकती है। अब इनके ऊपर हम क्या करते हैं, 8 एज़ाग्वानिन एंजाइम को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही 8 एज़ाग्वानिन एंजाइम इसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है ये क्या करता है, किलिंग ऑफ HGPRT पॉजिटिव नेगेटिव M सेल्स को ये मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही ये इस HGPRT पॉजिटिव नेगेटिव M सेल्स को डेड कर देता है तो हमें आइसोलेट क्या हो जाता है, आइसोलेशन ऑफ HGPRT नेगेटिव M सेल्स, जो कि हम आइसोलेट कर रहे थे नेगेटिव सेल्स को, यानी M सेल से हमने इस HGPRT नेगेटिव एंजाइम को आइसोलेट कर लिया। अब ये 8 जो ग्वाजानिन था इसका काम क्या था, ये HGPRT की प्रेजेंस में क्या कर देता है कि कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। इन टॉक्सिक मेटाबोलाइट सब्सटेंस के बनने के कारण ही क्या करता है कि HGPRT जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसको डेड कर देता है और होमोजाइगस को सेपरेट कर लेता है। थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास B सेल्स और M सेल्स दोनों मिल गई तब हम उनके अंदर क्या करवाते हैं, फ्यूज़न करवाते हैं। अब ये फ्यूज़न कैसे होगा, इसको हम सेल फ्यूज़न या हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। द फ्यूज़न ऑफ सोमेटिक सेल इज़ नॉट द स्पॉन्टेनियस कंडीशन में नहीं होता है। स्पेशल मेथड टू फ्यूज़ B एंड M सेल्स के फ्यूज़न के लिए एक स्पेशल टाइप के मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ये 2 मेथड्स कौन से हैं, फर्स्ट द पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल पेज यूज़ केमिकल, यानी केमिकल मेथड को हम यूज़ करके इनका फ्यूज़न करवा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, B सेल लेते हैं, M सेल्स लेंगे और 30 to 50% इसके अंदर पेज डालेंगे प्लस DMSO डाल देंगे। DMSO क्या है, एक कोऑपरेटिव एजेंट है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। जब ये सारा का सारा मटेरियल डालकर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये इनका फ्यूज़न किस टाइप का होता है, केमिकल फ्यूज़न। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफ्यूज़न। इलेक्ट्रोफ्यूज़न में हम क्या करते हैं, B सेल और M सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे 3000 से 4000 तक वोल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। कितने मिनट के लिए, 25 से 30 माइक्रोसेकंड के लिए। इतने से छोटे से टाइम के लिए अगर हम इसको बार बार ये वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं तब इनके अंदर क्या हो जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाती हैं और इनका फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इन सेल्स का फ्यूज़न हो जाता है उसके बाद होता है सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स। अब ये हाइब्रिडोमा सेल्स कैसे बनी, B सेल्स हमें मिल गई HGPRT पॉजिटिव थी, माइलोमा सेल्स HGPRT नेगेटिव। जैसे ही इन दोनों सेल्स का फ्यूज़न हुआ तो हाइब्रिडोमा H सेल्स हमें मिली। तो कुछ कैरेक्टर उसके अंदर B सेल्स के और कुछ कैरेक्टर M सेल्स के होंगे। HGPRT पॉजिटिव हमें मिल गई। B सेल्स डाई बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइफ स्पैन। जैसे ये हाइब्रिडोमा सेल मिली B सेल्स डेड हो जाती हैं क्योंकि B सेल्स का काम ही क्या होता है, ये कुछ टाइम के बाद अपने आप को डाई कर लेती हैं या इनके धीरे धीरे डेथ होनी शुरू हो जाती है। लेकिन M और H सेल्स यहाँ पर अलाइव रहेंगी। M सेल अलाइव इसलिए रहेंगी क्योंकि ये दोनों ही इमॉर्टल हैं, ये डेथलेस होती हैं, ये आगे से आगे कंटिन्यूस ग्रोथ करते हैं, इनकी डेथ नहीं होती। अब सिलेक्शन ऑफ H सेल, अब इन MH में से हम H सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इनके सिलेक्शन का क्या प्रिंसिपल है, यूज़ ऑफ हैट एज सिलेक्शन मीडिया। इसके लिए हम जो तुमने स्टडी भी करा होगा कि हम MS मीडिया और इस टाइप से कुछ यूज़ करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, हैट क्या होता है, एक सिलेक्शन एरिया होता है जहाँ से ये सारी प्रोसीजर होनी होती है। हैट क्या होता है, हाइपोजेंथेमाइन अमीनो पेट्रीन थाइमिडीन एक एंजाइम है जो कि
उस सीक्वेंस के ऊपर प्रेजेंट होगा जहाँ से कि ये सारे का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि उस पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं आगे की पूरी प्रोसीजर को करने के लिए। सेल्स यूज टू मेथड्स फॉर द मेथड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल रेप्लिकेशन। ये जो हेड सेल्स होती हैं इनको हम डीएनए सिंथेसिस और सेल रेप्लिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये जो सिलेक्शन होता है 2 टाइप से हो सकता है, डी नोवो पाथफेज और साल्वेज पाथफेज। डी नोवो पाथफेज में क्या होता है, यूज़ ऑफ स्मॉल प्रेशर्स टू फॉर्म लार्ज डीएनए। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े डीएनए को प्रोड्यूस करने के लिए हम डी नोवो पाथवे को यूज़ करते हैं। अमीनोपेट्रिन ब्लॉक्स डी नोवो पाथवे, लेकिन अमीनोपेट्रिन यानी हेड जो होता है वो डी नोवो पाथवेज को फॉलो नहीं करता है। इसकी प्रेजेंस में डी नोवो पाथवे नहीं हो सकती या ये डी नोवो पाथवे ब्लॉक्ड हो जाता है। दूसरा जो मेथड होता है वो साल्वेज पाथवे, यूज़ ऑफ प्रीफॉर्म्ड प्यूरिन और पिरामिडिन बेसेस हाइपोजेंथिन और थाइमिडिन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ HGPRT एंजाइम। साल्वेज पाथवेज की कमज़ोरी ये है कि इस HGPRT एंजाइम के बिना ये कोई प्रोसीजर नहीं कर सकता। अब हम लेते हैं, हमने M सेल्स और H सेल्स दोनों ले ली, इन दोनों के ऊपर हम डी नोवो पाथवेज भी करवा के देखते हैं और साल्वेज पाथवे करवा के देखते हैं। डी नोवो पाथवेज अगर इसके अंदर ये वाला हेड प्रेजेंट होगा तो इनके अंदर डी नोवो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी पॉसिबल ही नहीं होगा कि इनके अंदर डी नोवो पाथवे हो। उस कंडीशन में इनके अंदर सिर्फ साल्वेज पाथवे फॉलो किया जाएगा। अगर एम सेल्स के अंदर HGPRT नहीं है तो नॉट यूज साल्वेज पाथवेज एंड डेथ ऑफ एम सेल्स। एम सेल्स की डेथ किस कंडीशन में हो सकती है, जब उसके अंदर HGPRT प्रेजेंट ना हो, क्योंकि साल्वेज पाथवे की एक रिक्वायरमेंट है HGPRT एंजाइम का प्रेजेंस होना। ठीक है, अब इन एम सेल्स और एच सेल्स में साल्वेज पाथवेज करवाया जाए तो प्रेजेंस में साल्वेज पाथवे सर्वाइवल ऑफ एच सेल्स। ओके, इनमें डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है और इन डीएनए सिंथेसिस से सर्वाइवल एंड मल्टीप्लिकेशन यानी डीएनए के बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। डी नोवो पाथवे इज ब्लॉक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनोपेट्रिन। डी नोवो पाथवे किस वजह से ब्लॉक हुआ, क्योंकि इनके अंदर हेड मीडिया प्रेजेंट था और इस हेड मीडिया की प्रेजेंस के कारण ही इसमें ये डी नोवो पाथवेज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब जो हमने सिलेक्शन करा वो प्रोसीजर कैसे था, कैसे हमने उनको सेलेक्ट किया। एम सेल्स विद नो HGPRT एंजाइम्स, एच सेल्स विद HGPRT एंजाइम्स प्रेजेंट। इसी बेस पर हम एच सेल्स का सिलेक्शन करेंगे। अब इस एडिशन ऑफ एम एंड एच सेल्स इज इन हेड मीडिया। अब इन एम और एच सेल्स को हम क्या करते हैं, हेड मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। डी नोवो पाथवेज इज ब्लॉक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनोपेट्रिन। ये तो हमें पता चल गया ना कि ये जो डी नोवो पाथवेज था यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, आगे वर्क नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर कौन सा पाथवे यूज़ करेंगे हम, साल्वेज पाथवेज। कैन ऑपरेट ओनली इन एच सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HGPRT। ओके, एच सेल्स सेलेक्टिवली ग्रो एंड एम सेल्स डाई। यहाँ पर क्या होंगे, एच सेल्स तो ग्रो करेंगे और एम सेल्स क्या हो जाएंगी, इनकी डेथ हो जाएगी। ये सारी की सारी जो सिलेक्शन मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा था वो सारा का सारा इसमें दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलोनल सिलेक्शन करवाएंगे। कॉलोनल सिलेक्शन करवाने के लिए हम क्या करवाते हैं, एंटीजन विद वेरियस एपिटॉप्स। एपिटॉप्स क्या होते हैं, एपिटॉप्स एंटीजन्स के ऊपर वो सीट्स होती हैं जहाँ पर कि एंटीबॉडीज़ आकर बाइंड हो सकते हैं। अब इन एंटीजन्स के ऊपर बहुत सारे एपिटॉप्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि डिफरेंट बी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये डिफरेंट बी सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं डिफरेंट एच सेल्स में। अब इन एच सेल्स का क्या करवा दिया जाता है, अगर क्लोनलाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन हम करवाते हैं तो क्या बनेंगे, क्लोन्स ऑफ सेम एच सेल्स के बन जाएंगे। येलो वाले से येलो बन गए, एम वाले से एम सेल्स और ब्लू वाले से ब्लू सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। देयर आर मैनी एपिटॉप्स ऑन एंटीजन विच वॉज इंजेक्टेड इन अ माइस। ठीक है, बहुत सारे एपिटॉप्स होते हैं जहाँ से कि हम एंटीजन्स माइस में इंजेक्ट कर सकते हैं। सिंस बी सेल्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स दस एच सेल्स आर ऑल्सो इन अ वेरियस टाइप। ओके, clonal selection means separation of different types of H cells to obtain clones and H cells of same type.
अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कल्चर मीडिया ले लिया विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच सेल्स का बहुत एक कल्चर मीडिया लिया। अब उसके ऊपर एडिशन ऑफ सेल्स बाय लिमिटिंग डाइल्यूशन डाइल्यूट करेंगे और उनको क्या करेंगे, एक पेट्री प्लेट पर रख देंगे और हर एक हॉल में जो हमने मीडिया तैयार करा था उस मीडिया को इनमें इंजेक्ट कर देंगे। किसकी वजह से, माइक्रोमीटर प्लेट की हेल्प से। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ईच वेल इज माइक्रो it get a single cell addition of nutrient rich media in each well is increase the number of cells। यहाँ पर इन सेल्स का बीच में क्या होने लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा और बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। proliferation of clones of H cells in separate well in micrometer plate। ओके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ कैसे होगा, इन विवो प्रोपोगेशन से हो सकता है, प्रोडक्शन इन द माइस, एंड इन विट्रो प्रोपोगेशन हो सकता है सस्पेंशन कल्चर, एनकैप्सुलेटेड सेल्स की कल्चर की स्टडी हम टिश्यू कल्चर के दौरान कर सकते हैं कि टिश्यू कल्चर हम कैसे करवाते हैं। इन विवो प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर हम करवाते हैं चूहे के अंदर, जो कि सारी की स्टडी हम शुरू में तुम्हें बता चुकी हूँ कि हम कैसे करते हैं। एक चूहा लेते हैं, उसके अंदर एंटीजेंस को इंजेक्ट कराते हैं, प्रोसीजर बहुत लंबे टाइम तक हम करवाते रहते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर का नुकसान क्या है, 1 किलो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग 3000 चूहों की डेथ करनी पड़ेगी। जब 3000 चूहे मरेंगे तब 1 किलो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली जो मेथड है वो बहुत ये लगा लो कि इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए हम इन विवो प्रोपोगेशन को कम यूज़ करते हैं। दूसरा आता है इन विट्रो प्रोपोगेशन, ग्रोथ ऑफ हाइब्रिडोमा सेल इन लार्ज फर्मेंटर बायोरिएक्टर्स की हेल्प से हाइब्रिडोमा सेल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना। फर्स्ट ट्रेटेड फर्मेंटर सेल एंड कल्चर मीडिया आर मिक्स्ड यूजिंग मैकेनिकल स्टेज रैप्चरिंग ऑफ एनिमल ह्यूमन सेल्स बिकॉज ऑफ absence ऑफ सेल वॉल, यानी वो ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स जिन पर की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है वो किसी कारण रैप्चर हो जाती हैं, तो उनको स्टोर कर लिया जाता है और फिर उन सेल से क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरा है एयर लिफ्ट फर्मेंटर, एयर इज़ यूज टू मिक्स सेल्स एंड कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के अंदर जो एयर फर्मेंटर्स होते हैं उनके अंदर हम एयर को मिक्स करके इस प्रोसीजर को आगे यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सेल्स इन कल्चर मीडिया के अंदर हम क्या मेंटेनेंस करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल भी कैन बी मेंटेन। सस्पेंशन कल्चर हम करते हैं, सस्पेंशन सेल्स आर सस्पेंडेड इन अ कल्चर सेल। जब हम सेल्स का कल्चर करते हैं तो उनको हम सेल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं वहाँ पर उनका, और आगे एक सेल से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एयरलिफ्ट फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली रिलीज्ड इन द कल्चर। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आर प्योरीफाइड फ्रॉम कल्चर यूजिंग क्रोमेटोग्राफी एंड अदर मेथड्स। जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको प्योरीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर आई थिंक तुम सबको पता है कि हम लोगों ने किस टाइप से हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एनकैप्सुलेटेड सेल्स क्या होती हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स आर सराउंडेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पॉलीसेरीन मेम्ब्रेन होती हैं। जो हाइब्रिडोमा सेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती हैं। डॉल बेनिफिट्स, यानी जो ये टेक्निक्स इनके क्या बेनिफिट्स है, सेल आर मोर स्टेबल अगेंस्ट मैकेनिकल स्टीयरिंग, स्टेराइड फर्मेंटर्स कैन ऑल्सो बी यूज, प्रोडक्ट इज रेन विद इन द एनकैप्सुलेशन, नॉन सिक्रेटेड इन कल्चर, ऑल द encapsulated cells are isolated and product is removed, purified, need to extensive purification is reduced। इस जो ये टेक्निक थी इसका बेनिफिट क्या था कि उसमें तो हमें क्या करना पड़ रहा था कि 1 किलो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए लगभग 3000 चूहों को मारना पड़ रहा था। लेकिन इस प्रोसीजर में ऐसा कुछ नहीं होता। वो सेल्स जो कि डेड हो गई हैं या रैप्चर्ड हो गई हैं उन सेल्स को उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये वाला जो मेथड होता है इन विट्रो प्रोपोगेशन वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। ये इन विट्रो कंडीशंस के अंदर हम कल्चर मीडिया के थ्रू तैयार करवाते हैं। से इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे किसी एक प्लांट के किसी भी पार्ट से हम होल प्लांट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक अगर किसी भी एनिमल के अंदर एंटीबॉडीज़ या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कम हो गए हैं तो हम उनके अंदर भी प्रोपोगेशन करवा देते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवा देते हैं और उन एंटीबॉडीज़ को हम अदर बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ओके।